डीपीएस कठुमर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए स्टूडेंट, हम पिछली वीडियो में यहां बात कर रहे थे पदार्थ क्या है और पदार्थ के कुछ गुण धर्मों की भी हमने बात कर ली थी। पदार्थ के गुण धर्मों की हमने बात की थी, जिनमें हमने देखा था कि पदार्थ क्या है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं। यहां हमने ये बात कर चुके थे। देखिए आज हम ले चलते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, उन कणों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन कणों के क्या क्या गुण होते हैं। पदार्थ के गुणों की बात नहीं कर रहे हैं हम, पदार्थ के कणों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म की हम बात करेंगे आज कि पदार्थों में कौन कौन से अभिलाक्षणिक गुणधर्म पाए जाते हैं। पदार्थ में क्या क्या गुण पाए जाते हैं पदार्थ के कणों में। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणों की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणों की बात कर रहे हैं हम। कि पदार्थ के कणों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो नंबर एक गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। हम कह रहे हैं कि जो किसी भी पदार्थ के जो कण पाए जाते हैं, उन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। कैसे इसको हम सिद्ध करें, कैसे बताएं कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है? उसके लिए देखिए मैं आपको एक दो उदाहरण से स्पष्ट कर दूं कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। नंबर 1 पॉइंट हमने पढ़ा। कैसे रिक्त स्थान होता है? देखिए कि मैं एक बीकर में कुछ मात्रा जल की लेकर, क्या ले लेता हूं? जल की ले लेता हूं। जल की लेकर पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? एक बीकर में जल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जल ले लेते हैं। इस जल में हम कुछ मात्रा में शर्करा या नमक ले लीजिए, आप शर्करा ले लीजिए, नमक ले लीजिए, या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल ले लीजिए। क्या ले लेते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट के
परमैंगनेट के क्रिस्टल ले लेते हैं, 1-2 क्रिस्टल ले लीजिए, उनको इस जल में डाल दीजिए, इस विलयन में, इस जल में डाल दीजिए, चाहे शर्करा डाल दो, चाहे नमक डाल दो, चाहे पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दो, और इस विलयन को इसको यहां रखा रहने दो। हम क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद जो ये विलयन बना, इसमें ये शर्करा डाली तो शर्करा घुल गई, यदि नमक डाला तो नमक घुल गया, और पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले तो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टलों ने घुल के जल के रंग को परिवर्तित कर दिया। बेटा ये जो हमने डाले थे, शर्करा डाला या नमक डाला या पोटेशियम परमैंगनेट डाला, ये जल में डालने के बाद कहां गया? इसके जो कण थे, किसके? नमक के, शर्करा के या पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण थे, ये कण कहां गए? ये कण कहां गए? तो बेटा ये कण इस जल के विलयन में, जल में घुल जाते हैं। घुलते कैसे हैं? कि बेटा इनके जो कण थे, शर्करा के, नमक के या पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण थे, वो कण जल के कणों के मध्य रिक्त स्थान था, जल के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान था उस रिक्त स्थान में समाहित हो गए, और उन रिक्त स्थान में समाहित होकर जल में घुलनशील हो गए, जल में घुल गए, और जल में घुलकर इनने क्या बना लिया? विलयन बना लिया। यदि जल के कणों के मध्य रिक्त स्थान नहीं होता, जल के कणों के मध्य रिक्त स्थान नहीं होता, तो ये कण कभी भी नहीं घुल पाते। क्यों? क्योंकि जल में इनको घुलने के लिए स्थान ही नहीं मिल पाता। इनके जो नमक के या शर्करा के जो कण थे, वो कण कहां जाते? कैसे घुलते वो? जब तक उनको जगह ही नहीं मिलती, स्थान ही नहीं मिलता। तो सिद्ध हुआ कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान में ही एक दूसरे के कण समाहित होते हैं और पदार्थ एक दूसरे में घुलते हैं। यहां उदाहरण जो हमने लिया है जल का, जल के पदार्थ के अणुओं के मध्य, जल के कणों के मध्य, सॉरी अणु नहीं कण, जल के कणों के मध्य रिक्त स्थान था। उस रिक्त स्थान में शर्करा या नमक का जो हमने डाला था जल में, वो उसमें उस शर्करा या नमक के कण इस जल के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान में समाहित हो जाते हैं और ये विलयन बनकर तैयार हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है, स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। स्पष्ट हुआ? कोई दिक्कत यहां तक आपको कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान में ही दूसरे पदार्थ के कण समाहित होते हैं, जिससे विलयन बनते हैं, पदार्थ एक दूसरे में घुलते हैं। ठीक। नंबर 2 पॉइंट आता है, दूसरा जो गुणधर्म है पदार्थ के कणों का, यदि उसकी बात मैं करूं तो दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं।
इसको कैसे स्पष्ट करेंगे हम? पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। देखिए, कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ के कणों की गति निरंतर बनी रहती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। आप के घर के रसोई घर में खाना बन रहा है, सब्जी बनती है, आप बगैर रसोई घर में गए ये अंदाजा लगा लेते हो कि आज रसोई घर में ये सब्जी बन रही है, ये खाना बन रहा है। कैसे? आपने घर के किसी कोने में अगरबत्ती जलाई है, उस अगरबत्ती की गंध आप पूरे घर में महसूस कर रहे हो। कमरे के एक कोने में आपने अगरबत्ती को जलाया है, जबकि गंध पूरे कमरे में आ रही है। पूरे कमरे में आप अगरबत्ती की गंध महसूस करते हो। क्यों? कैसे हम तक आके पहुंची अगरबत्ती की गंध? हमें रसोई घर में बगैर देखे कैसे पता चला कि आज क्या सब्जी बनी है, क्या खाना रसोई घर में बन रहा है? ये सारी बातों के पीछे, यदि पदार्थ के कण गतिशील नहीं होते तो हम तक अगरबत्ती की गंध आके नहीं पहुंचती। देखिए, वायुमंडल में वायु है, वायु एक पदार्थ है, वायु एक पदार्थ है और उस पदार्थ के कण निरंतर गतिशील हैं। जो अगरबत्ती की गंध है या रसोई घर में बनने वाली जो सब्जी है उसकी गंध है, वो पर्यावरण की उस वायु में मिलती है। चूंकि वायु के कण लगातार गति कर रहे हैं और गति करते हुए वो उस क्षेत्र विशेष में पूरे में फैल जाते हैं और वो गंध उस क्षेत्र विशेष में महसूस होती है। अर्थात वो गंध, रसोई घर की गंध हम तक आ जाती है। अगरबत्ती जलने की गंध एक कोने से पूरे घर में फैल जाती है। ये सब किससे संभव है? ये सब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। तो इन उदाहरणों से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारे चारों तरफ पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। क्या ठोस के कण भी निरंतर गतिशील रहते हैं? हाँ, ठोस के कण भी निरंतर गतिशील रहते हैं, बशर्ते कि उनमें गतिशीलता कम होती है। उनकी गतिशीलता क्या होती है? कम होती है। द्रव के कण भी गतिशील रहते हैं, तभी पदार्थ एक दूसरे में घुलते हैं। गैस के कण भी गतिशील रहते हैं, लेकिन गैस के कणों में गतिशीलता अधिक होती है। एक बात और मैं बता दूं आपको, यदि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है तो ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिशीलता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? कि जब पदार्थ के कण गति करते हैं तो उनमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, और उस गतिज ऊर्जा के कारण ही पदार्थ गति करते हैं। तो जब पदार्थ को गर्म किया जाता है, पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है, तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, और उस गतिज ऊर्जा के बढ़ने के कारण पदार्थ के कण तेजी से गति करते हैं। तो ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गति में भी वृद्धि होती है, पदार्थ के कणों की गति भी बढ़ती है, गतिशीलता भी बढ़ती है। पदार्थ के कण तेजी से गति करने लगते हैं। ठीक? कोई दिक्कत?
कि ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे पदार्थ के कणों की गति भी बढ़ती है, गतिशीलता भी बढ़ती है। यहां तक आपको कोई दिक्कत? दो गुणधर्मों की बात की हमने। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। दूसरा मैंने आपको बताया पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण क्या रहते हैं? निरंतर गतिशील रहते हैं, जिसको मैंने आपको उदाहरणों से स्पष्ट किया है कि अगरबत्ती एक कोने में जलाई है आपने कमरे में, लेकिन गंध पूरे कमरे में आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो अगरबत्ती की गंध के कण हैं, अर्थात जो वायु है, वायु के जो कण हैं वो निरंतर गति कर रहे हैं और वो अगरबत्ती की गंध को हम तक पहुंचा पूरे कमरे में फैला रहे हैं। तो इस तरह से हमने दो पॉइंटों का अध्ययन किया। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो यह है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। निश्चित रूप से यह सत्य है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण नहीं होता, तो विभिन्न पदार्थों का निर्माण ही नहीं होता। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिससे विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है। तो देखिए, पदार्थ के कणों अलग अलग अवस्थाओं में, पदार्थ के कणों के मध्य जो आकर्षण होता है वो अलग अलग होता है। विभिन्न अवस्थाओं में, चाहे ठोस, द्रव, गैस की यदि हम बात करें, तो विभिन्न अवस्थाओं में पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल अलग अलग होता है। विभिन्न पदार्थों, ठोस पदार्थों की यदि हम बात करें, तो विभिन्न ठोस पदार्थों के मध्य भी पदार्थों के कणों के मध्य आकर्षण बल अलग अलग होता है। मैं यहां तीनों वस्तुओं की बात कर रहा हूं। लोहे की कील लीजिए, एक चौक का टुकड़ा लीजिए और एक रबर बैंड लीजिए। क्या ले लिया हमने? रबर बैंड। तीनों ठोस पदार्थ हैं। तीनों क्या हैं? ठोस पदार्थ हैं। तीनों क्या हैं? ठोस पदार्थ। लेकिन आप देख रहे होंगे कि लोहे की कील में पदार्थ के कण इतने पास पास होते हैं कि वो अत्यधिक ठोस अवस्था में होती है। अत्यधिक ठोस अवस्था में होती है। पदार्थ के कण, लोहे की कील में पदार्थों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इन लोहे की कील में जो कण होते हैं पदार्थ के, वो उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बंध द्वारा जुड़े होते हैं, बल द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए आसानी से कील को तोड़ना संभव नहीं है। जबकि चौक का जो टुकड़ा होता है, चौक के टुकड़े को बजाय कील के आसानी से टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब इनमें जो आकर्षण बल होता है, चौक के टुकड़ों के कणों में जो आकर्षण बल होता है, वो बल बजाय लोहे की कील के, कम होता है। अगला है रबर बैंड। रबर का एक टुकड़ा है,
उसको भी आप आसानी से खींचकर तोड़ सकते हो, उसको भी आसानी से खींचकर तोड़ा जा सकता है। रबड़ के टुकड़ों के मध्य भी आकर्षण, कणों का आकर्षण बल बजाय लोहे की कील के कम होता है, बजाय लोहे की कील के कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षण बल द्वारा आकर्षित करते हैं और इस आकर्षण बल के द्वारा ही कण एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। एक उदाहरण से और स्पष्ट करूं मैं आपको कि एक विलयन बनाना है। एक है जल और एक शहद, जल और शहद। देखिए बेटा, दोनों ही द्रव पदार्थ हैं, दोनों ही द्रवित अवस्था में हैं। जल और शहद को घोलना है तो किसके कण आसानी से घुल सकते हैं? बेटा, शहद के कणों के मध्य आकर्षण बल ज्यादा होता है बजाय जल के, बजाय जल के। जल के कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है, जबकि शहद के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। तो इस तरह से हम विभिन्न उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कण भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में बेटा पदार्थ के कणों के अवलाक्षणिक गुणों की बात की थी और उन अवलाक्षणिक गुणों में हम 3 अवलाक्षणिक गुण पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, दूसरा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं और तीसरा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है। मैं आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।